स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो आप सभी विद्यार्थी इस नियम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह नियम के सहायता से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, तो पहले हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का जो प्रतिपादन जो किए थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम है गुडबर्ग। क्या नाम है? गुडबर्ग थे और बागे थे। क्या नाम थे? बागे ने इसका जो है प्रतिपादन किए थे। तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि इस नियम का प्रतिपादन तो प्रतिपादन कौन किए थे? गुडबर्ग। क्या नाम था? गुडबर्ग तथा वागे ने, कौन कौन थे? गुडबर्ग तथा बागे ने प्रस्तुत किया था। तो द्रव्य अनुपाती नियम का जो प्रतिपादन किए थे कौन थे? तो उनका नाम क्या था? गुडबर्ग थे। गुडबर्ग तथा बागे ने जो है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम का जो है प्रतिपादन प्रस्तुत किए थे। अब इस नियम के अनुसार, अब इनका नियम क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बात बताए थे, तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार। और अनुसार लिखने के बाद से यहाँ पर आप डैश दे दीजिएगा, और यहाँ से जो है डबल जो है इन्वर्टेड कामा जो होता है इसमें जो है आपको लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे स्थिर ताप पर। पहले इस नियम को आप सभी विद्यार्थी पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से आपको अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपको तुरंत जो है ये नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा जो इनका नियम क्या है, स्थिर ताप पर, मतलब ये जो इसमें ताप है वो टेम्परेचर जो है वह स्थिर है। तो स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसके? अभिक्रिया का जो वेग है वह सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, यह कल के वीडियो में बताया गया था। तो कल का वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के सक्रिय द्रव्यमान का वीडियो देख सकते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती भी लिख सकते हैं और अनुक्रमानुपाती भी लिखा जाता है। तो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती दोनों का नाम सेम है। अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं और समानुपाती भी लिख सकते हैं। तो समानुपाती होता है, क्या है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ का अभिक्रिया का वेग सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। और एक से अधिक अभिकारक है। एक से अधिक जो है अभिकारक है। जो इसमें अभिकारक जब एक से अधिक होगा तब क्या है, अभिकारक है। तो एक से अधिक अभिकारक है तो अभिक्रिया का दर भी लिख सकते हैं या अभिक्रिया का वेग भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों के
गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, समानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो है होता है, डबल इंटेड कामा को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? पहले नोट कर लीजिए। जब नोट कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे द्रव्य अनुपाती। द्रव्य अनुपाती, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। तो अब इस परिभाषा जो लिखा गया है, मतलब ये जो नियम लिखा गया है, ये नियम का कैसे याद किया जाएगा, तो याद करने का भी जो है आपको विधि बताया जाएगा। तो पहले इसको एक बार पढ़ लिया जाए कि स्थिरता पर किसी पदार्थ के जो अभिक्रिया का जो वेग है वह सक्रिय द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती होता है। और एक से अधिक अभिकारक है तो अभिक्रिया का वेग उन अभिकारकों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है प्लस है बी है, तो यहाँ दो अभिकारक है और यहाँ पर जो है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जानते होंगे, जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। और यहाँ पर C+D है। अब ये इसमें जो हमको नियम लागू करना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। तो अब यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है? तो बताया गया कि अब जो अभिक्रिया का जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वह क्या है? सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे अग्र अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे? अग्र अभिक्रिया का वेग। अग्र अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, या अब अग्र अभिक्रिया का क्या लिख सकते हैं? दर भी लिख सकते हैं। और अनकर्मानुपाती या इसको समानुपाती, दोनों इसका नाम है। अनकर्मानुपाती भी कह सकते हैं और समानुपाती भी कह सकते हैं। यह अग्र अभिक्रिया का वेग जो है सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान मतलब ये कोष्टक में लिखेंगे, ठीक ना। सक्रिय द्रव्यमान के क्या होते हैं? जो है अनकर्मानुपाती होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभिकारक कितने हैं? दो हैं। जब एक से अधिक रहता है तो उनका गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल यहाँ इंटू, बीच में इंटू है, और यहाँ इनका नाम क्या है? तो इनका जो है अभिकारक ए है और यहाँ अभिकारक क्या है? बी है। तो यहाँ बी लिख लेंगे। तो क्या हो गया? अग्र अभिक्रिया का दर और ये अभिकारकों के गुणनफल के सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान मतलब जब ये कोष्टक में लिख देते हैं तो उसको सक्रिय द्रव्यमान बोला जाता है। गुणनफल के क्या है? समानुपाती होता है। अब अग्र अभिक्रिया का वेग को किसे दिखाते हैं? तो आर एफ से दिखाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इसको बोला जाता है। एफ आर एफ बार अब हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती, और कोष्टक में क्या है? यहाँ पर जो है कोष्टक में ए और यह कोष्टक में क्या है? बी है। अब इसको हटा देंगे। जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर आर एफ बराबर, अब ये चिन्ह हट जाएगा तो क्या लिखेंगे? के एफ हो जाएगा, और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर ए और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे बी। अब अगर पूछा जाए के एफ क्या है तो कहेंगे अग्र अभिक्रिया का जो है क्या है? नियतांक है। क्या? अग्र अभिक्रिया का जो है नियतांक बोला जाएगा, के एफ का नाम होगा। तो अग्र अभिक्रिया का दर तो समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे पक्ष अभिक्रिया का वेग। यहाँ लिखेंगे पक्ष अभिक्रिया का, यहाँ पर वेग लिख सकते हैं या दर भी लिख सकते हैं। तो पक्ष अभिक्रिया का दर समानुपाती होता है। अब यहाँ पर अब पक्ष अभिक्रिया में क्या क्या है? तो पक्ष अभिक्रिया में देखिए सी है और क्या है? डी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी इंटू जो है डी हो जाएगा। यानी यहाँ गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। यहाँ पर प्लस है लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम में क्या है? गुणनफल है। अब यहाँ पक्ष अभिक्रिया को किसे प्रदर्शित करेंगे? तो आर बी हो जाएगा। क्या होगा? आर बी यहाँ पर समानुपाती, क्या होगा? समानुपाती, और यहाँ क्या लिखेंगे? सी, और यहाँ क्या लिखेंगे? डी। अब इस चिन्ह को हटा देंगे तो क्या बनेगा? आर बी बराबर क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर के बी। अब ध्यान दीजिए, इसके पहले के एफ था, अब क्या हो जाएगा? के बी हो जाएगा। तो के बी, और यहाँ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? सी, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? डी। तो समझ में आ रहा होगा
कि यह जो ऊपर जो बना यहाँ पर आर एफ का मतलब अग्र अभिक्रिया का जो दर है और यह आर बी का मतलब जो है पक्ष अभिक्रिया का जो है दर है। अब यहाँ पर साम्य अवस्था में आप लोग पढ़े होंगे कि साम्य अवस्था में क्या होता है। साम्य अवस्था में बताया गया है, यह भी जो है वीडियो में जो है पिछले वीडियो में बताया गया था। साम्य अवस्था का मतलब यह होता है कि अग्र अभिक्रिया का जो दर है और पक्ष अभिक्रिया का दर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अग्र अभिक्रिया का दर और पक्ष अभिक्रिया का दर आपस में क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर अग्र अभिक्रिया लिखेंगे मतलब आर एफ बराबर होता है किसके, आर बी के। किस अवस्था में, साम्य अवस्था में आर एफ बराबर क्या है, आर बी होता है। अब आर एफ को हटा दीजिए, आर एफ का मान क्या है, तो आर एफ का मान यहाँ पे भर देंगे क्या है, के एफ के, यहाँ पर क्या होगा के एफ हो जाएगा और कोष्टक में क्या है, यहाँ पर ए है और इंटू कोष्टक में क्या है, बी है। ये किसका मान है, आर एफ का मान है। यहाँ देखिए आर एफ का मान यहाँ पे नोट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद से जो है आर बी का मान क्या है, तो लिखेंगे के बी हो जाएगा। कोष्टक में क्या है, सी है और कोष्टक में क्या है, डी है। तो यह किसका मान है, अग्र अभिक्रिया का वेग है और यह जो है पक्ष अभिक्रिया का वेग है। अब यह क्या करेंगे, के बी को नीचे कर देंगे और ए इंटू बी को नीचे इधर भेज देंगे, मतलब पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे के एफ और इसको नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, यह के बी बराबर होगा और यहाँ कोष्टक में क्या होगा, सी होगा और कोष्टक में क्या होगा, डी हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा और नीचे क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा और इंटू क्या होगा, बी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर के एफ बटा के बी जो है यह फार्मूला है, ये किसका सूत्र है, के सी का। क्या है, साम्य स्थिरांक उसको बोला जाता है। इसको यहाँ लिख सकते हैं के सी बराबर, क्या लिख सकते हैं, के सी बराबर लिख सकते हैं। के सी बराबर ध्यान दीजिएगा क्या होता है, के एफ क्या होता है, के एफ बटा के बी होता है। क्या होता है, के एफ बटा जो है के बी। ये किसका सूत्र है, तो साम्य स्थिरांक का सूत्र है। के एफ बटा क्या होता है, के बी होता है। अब यहाँ पर जो है के एफ बटा के बी को हटा दिया जाए तो उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं के सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के सी। और के सी का नाम क्या है, तो के सी का नाम जो है साम्य स्थिरांक है। क्या नाम है, साम्य स्थिरांक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो दर का जो सूत्र का निगमन किया जा रहा है तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर केबी का नाम याद रखेंगे, केबी का नाम क्या है, तो यहाँ केबी का नाम जो हो जाएगा, यहाँ पर पक्ष अभिक्रिया का यह वेग हो जाएगा और यहाँ जो है यह अग्र अभिक्रिया का वेग और यहाँ क्या हो जाएगा, पक्ष अभिक्रिया का यह वेग हो जाएगा। मतलब ये नियतांक है, याद रखेंगे क्या है, इसको नियतांक भी कहा जाता है, इसको भी नियतांक भी कहा जाता है। जब ये चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक को लिखा जाता है। तो यहाँ पर बी है तो के बी लिखिएगा, के यहाँ आर एफ है तो के एफ लिखिएगा। तो समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं। अब इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, के सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, के सी। तो अब यहाँ लिख लेंगे के सी बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कोष्टक में क्या था, सी था और इंटू क्या था, डी था और बटा में क्या था, तो बटा में ए है और इंटू जो है बी है। तो समझ में आ गया। ये किसका सूत्र का निगमन हो गया, तो यह जो सूत्र का निगमन हो गया के सी का सूत्र का निगमन हो गया। और के सी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, क्या नाम है, साम्य स्थिरांक नाम है। क्या नाम है, साम्य स्थिरांक नाम है। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर के सी और यहाँ लिखेंगे जहाँ जो है के सी का नाम क्या है, तो लिख लेंगे साम्य स्थिरांक नाम है, साम्य स्थिरांक। अब यहाँ साम्य स्थिरांक हो गया। तो अगर साम्य स्थिरांक की परिभाषा पूछा जाए, साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा बना सकते हैं। क्योंकि अभी हम बताए हैं के सी बराबर होता है, क्या होता है, के एफ बटा क्या होता है, के बी होता है। वहाँ से उसकी परिभाषा जो है बनाया जा सकता है। तो आज की पढ़ाई में क्या बताया गया है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है और इसके सूत्र का निगमन करके बताया गया है। तो आज का वीडियो कैसा था
आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, और अगले भाग में क्या पढ़ाया जाएगा, साम स्थिरांक की परिभाषा और साम स्थिरांक का सूत्र का निगमन और साम स्थिरांक पर जो है न्यूमेरिकल बताया जाएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।